बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पेज पे हम लोग कर रहे हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है ना वो कहाँ से निकल रहा था, आपके फॉलिकल्स ऑफ थायराइड से। थायराइड फॉलिकल्स जो है ना वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, ये वाले जो सेल्स हैं ना ये सिंथेसाइज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं T3 और T4 को। ठीक है, आपका T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 जो है ना वो थायरॉक्सिन, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। ये वही बात के थायराइड के फॉलिकल्स जो है ना उनके अंदर ये बनते हैं। सही है। 5D iodinase converts T4 the major thyroid product to T3 in the peripheral tissue। या 543 मतलब वो आप ये याद रखें कि 5D iodinase जो है ना वो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर T4 को T3 के अंदर चेंज करता है। पेरिफेरल कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकार्टिकाइड्स। अब आपका प्रोपाइल थायोयूरासिल जो कि हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देते हैं, आप बीटा ब्लॉकर्स और ग्लूकोकार्ड, ये तीनों चीज़ें जो है ना इस पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकती हैं। रिवर्स T3 जो है ना RT3, ये एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बाय प्रोडक्ट है। मतलब RT3 जो है ना इसका स्ट्रक्चर तो T3 के सिमिलर है। ठीक है, लेकिन ये इनएक्टिव प्रोडक्ट है। और ये कब ज़्यादा होती है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, जब ग्लूकोकार्टिकाइड ज़्यादा दिए जाते हैं तब, और स्ट्रेस वगैरह के अंदर जो है ना वो रिवर्स T3 की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अब आगे इन्होंने जो है ना वो सिंथेसिस कैसे होती है थायराइड की वो बताई हुई है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ थायराइड परऑक्सीडेज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है ना वो क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक जो आयोडीन होती है ना वो एंटर होती है बॉडी के अंदर सोडियम और आयोडाइड सिम्पोर्टर के ज़रिए। ठीक है, ये यहाँ से जो है ना वो बेजोलेटरल साइड से, थायराइड फॉलिकल के बेजोलेटरल साइड से ब्लड से जो है ना वो एंटर हो गई है आपके फॉलिकल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, टायरोसिन और आयोडीन की आयोडाइड, इससे जो है ना ये थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन जो है ना ये बनी है। ठीक है, यहाँ पे आयोडाइड आ रहा है और ये आपका थायरोग्लोबुलिन है। थायरोग्लोबुलिन और आयोडाइड जो है ना जब मिलेंगे इस, अच्छा अब ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज हार्मोन है ना ये करवाता क्या है। थायराइड पर ऑक्सीडेज जो है ना ये T3 T4 की सिंथेसिस के अंदर मेन हार्मोन है। ये ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, ये ऑर्गेनिफिकेशन भी करवा रहा है और ये कपलिंग भी करवा रहा है। ऑक्सीडेशन जो है ना वो क्या है कि ये ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड को एटॉमिक आयोडीन के फॉर्म में। ठीक है ना, ऑर्गेनिफिकेशन जो है ना वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन है इन थायरोग्लोबुलिन, और ये MIT और DIT जो है ना वो बनते हैं, और फिर ये इनकी कपलिंग है। MIT और DIT जब आपस में मिलते हैं फिर ये T3 और T4 यहाँ से जो है ना वो थायरोग्लोबुलिन के साथ आपके MIT DIT बन गया। ठीक है, यहाँ से फिर एंडोसाइटोसिस हुई है, ये सारा फॉलिकुलर ल्यूमिन के अंदर हो रहा था। अब यहाँ से फिर एंडोसाइटोसिस होगी, TG, और ये सारा जो चीज़ है ना ये इधर आ गई। यहाँ से प्रोटीएजेस हुई, लाइजोसोमल डिग्रेडेशन हुई, यहाँ से थायराइड हार्मोन T3 और T4 अलग हो गए, और ये जो है ना यहाँ से ब्लड के अंदर जो है ना वो डिफ्यूज़ हो गए, और वापस MIT DIT जो है ना वो डी आयोडाइनेज जो हार्मोन है उसके ज़रिए जो है वो टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन अलग हो गया, आयोडाइड अलग हो गया, और वो वापस साइकिल जो है ना वो रिपीट करता है। फिर ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग होगी थायराइड ये जो आपका पर ऑक्सीडेज हार्मोन है इसकी मदद से। ठीक है, तो आपका जो है ना वो थायराइड पर ऑक्सीडेज ऑर्गेनिफिकेशन भी करवाता है, ऑक्सीडेशन भी करवाता है, कपलिंग भी करवाता है MIT की, और ये कपलिंग ऑफ MIT और DIT करवाता है। यहाँ पे इसको जो है ना प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल इस मतलब ये सारे प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ना वो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर PTU और मेथिमाजोल यूज़ करते हैं कि ये इस प्रोसेस को रोकता है, और T3 और T4 जो है वो कम बनते हैं। DIT और DIT जब आपस में मिलेंगे तो T4 बनेगा, DIT और MIT आपस में मिलेंगे तो T3 बनेगा। वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट क्या है। वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट जो है ना वो एक आपका ऑटो रेगुलेटरी फिनोमिना है, प्रोटेक्टिव ऑटो रेगुलेशन करता है ये। जब ज़्यादा आयोडाइड जो है ना वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एक्सेस आयोडीन हो जाती है टेम्परेरीली, ये जो है ना वो ये थायराइड पर ऑक्सीडेज को जो है वो करता है शट, और इस तरह T3 और T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव ऑटो रेगुलेशन है। अब हार्मोन जो है ना वो सिर्फ एक्टिव है जो कि फ्री है, जो बाउंड हार्मोन है ना वो एक्टिव नहीं है।
जो फ्री टी थ्री जो है ना वो ज़्यादा अफिनिटी रखता है T4 की निस्बत, ठीक है। T3 जल्दी बाइंड होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ। इसके फंक्शंस क्या हैं? ब्रेन मैचुरेशन, बोन ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन के साथ साइनर्जिस्टिक इसका इफेक्ट है। बीटा एडिनर्जिक इफेक्ट जो है ना, जो आपके बीटा रिसेप्टर्स होते हैं आपके मायोसाइट के ऊपर, वहाँ पे उसके इफेक्ट को इंक्रीज़ करता है। कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। बीटा ब्लॉकर्स जो है ना, जब थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं तो फिर ये एडिनर्जिक सिम्टम्स को एलिविएट करते हैं। एडिनर्जिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? एडिनर्जिक सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी, रेस्टलेस, हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर्स, वेट लॉस, पल्पिटेशन वगैरह। ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना वो क्या हुआ, TRH। अब आगे क्या बता रहे हैं? TRH जो है ना, ये सारा उन्होंने ये पूरा उसका बताया है कि हाइपोथैलेमस से थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन निकला। इसने जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट डाला एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला। यहाँ ये जो है वो इफेक्ट करता है थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स को। वहाँ से T3 और T4 निकलते हैं और ये जाके आर्गन्स को के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। T3 और T4 जो है ना, इनका अपना ही नेगेटिव फीडबैक है एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए और हाइपोथैलेमस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो सोमैटोस्टेटिन, डोपामीन और ग्लूकोकार्टिकाइड, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को रोकते हैं, ठीक हो गया। और थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG बाइंड्स मोस्ट T3 एंड T4 इन द ब्लड के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर T3 और T4 जो है ना वो TBG के साथ बाउंड होता है। और जो बाउंड T3 और T4 होता है वो इनएक्टिव होता है। हमने पहले भी पढ़ा कि सिर्फ जो फ्री हार्मोन होता है ना वो एक्टिव होता है। TBG जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज़ होगा, OCP यूज़ के अंदर इंक्रीज़ होगा, मतलब उस वक्त टोटल T3 और T4 तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन एक्टिव जो है ना वो एक्टिव वाला T3 और T4 वो उतना ही रहेगा जितना पहले है। इसी तरह जो है वो स्टीरॉयड यूज़ के अंदर TBG जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सारी बातें बताई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना वो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा थायराइड फॉलिक्यूलर सेल से, और T3 और T4 ज़्यादा निकलेंगे और फिर जो है वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी। ये एक पॉइंट रह गया था। अब आगे आपका पैराथायराइड हार्मोन है, ये भी एक इंतहाई सिंपल हार्मोन है। ये थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन के साथ ही 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स के जो चीफ सेल्स है ना, उसमें से ये PTH आपका निकलता है। PTH से आप याद रखें फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, यानी कि फॉस्फेट बॉडी से निकालने वाला हार्मोन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये फ्री कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है इन द ब्लड, और कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है GIT सिस्टम के, मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है और फॉस्फेट को निकालता है। तो आपकी जो है ना वो ब्लड के अंदर कैल्शियम, फ्री कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। फॉस्फेट और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन गट से ये ज़्यादा करवाता है। इसी तरह बोन रिजॉर्प्शन के ज़रिए भी कैल्शियम और फॉस्फेट को ये ज़्यादा करता है। बोन रिजॉर्प्शन क्या मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन होती है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो आपकी बोन के टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं और मिनरल्स रिलीज़ होते हैं। मिनरल्स क्या? कैल्शियम और फॉस्फेट। इसी तरह जो है ना वो, लेकिन ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को नहीं करवाता, लेकिन कैल्शियम को करवाता है। इस तरह जो सारा PCT है ना, सॉरी, जो सारा फॉस्फेट है वो आपके जो है ना वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह ये क्या करता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है। PCT के अंदर, किडनी के अंदर जो है ना विटामिन D की सिंथेसिस को ये इंक्रीज़ करवाता है। फॉस्फेट ट्रैशिंग PTH जो है ना पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है, फॉस्फेट को डिक्रीज़ करता है सीरम में, और यूरिन फॉस्फेट को इंक्रीज़ करता है, और यूरिन साइक्लिक AMP को भी यूरिन के अंदर जो है ना ये ज़्यादा करता है। ये रैंकल हार्मोन है जो कि जो है ना वो साइटोकाइंस है, TNF साइटोकाइन फैमिली के ये मेंबर्स हैं, ठीक है। ये इन रिसेप्टर्स को जो है ना वो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि रैंकल जो रिसेप्टर्स है ना, ये साइटोकाइन, जो TNF साइटोकाइन फैमिली के जो है ना ये के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्या करवाते हैं,
ऑस्टियोक्लास्ट की डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं और एक्टिवेशन करवाते हैं, ठीक है। और उससे बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी और बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, यानी कि बोन रिमॉडलिंग के अंदर ये एक्ट करते हैं और उससे जो है ना वो कैल्शियम इंक्रीज़ होगा। पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड फंक्शंस आर लाइक पीटीएच। अच्छा, पीटीएच आरपी का फंक्शन जो है वो पीटीएच की तरह ही होता है और ये मेलिग्नेंसीज के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग और रीनल सेल कार्सिनोमा। इन कार्सिनोमास के अंदर जो है ना ये पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो है वो इंक्रीज़ होगा और ये सारा फंक्शन यही करेगा, मतलब ये फॉस्फेट को ट्रैश करवाएगा, कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाएगा, बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा, बोन्स में से मिनरल ज़्यादा निकलेंगे, बोन्स वीक होंगी। लेकिन ये पैराथायराइड हार्मोन नहीं होता, लेकिन ये उस तरह का रिलेटेड पेप्टाइड है और ये मेलिग्नेंसीज के अंदर ज़्यादा होता है। अब इसकी रेगुलेशन क्या है, जब आपकी कैल्शियम कम होगी ना तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा, जब फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा। अच्छा, हाइपर मैग्नीसीमिया जो है ना उसके अंदर ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये आया भी हुआ है, ठीक है। पीटीएच जो है ना वो इंक्रीज होती है, लेकिन जब स्वेयर हाइपोमैग्नीसीमिया सॉरी मैग्नीशियम जब कम होगा ना हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर पीटीएच इंक्रीज होगा, लेकिन जब स्वेयर हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो पीटीएच सिक्रीशन जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और इसके कॉमन काजेज मैग्नीशियम के कम होने के क्या है, डायरिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, डायूरेटिक्स, अल्कोहल यूज़ और ये डिसऑर्डर्स। ये पीटीएच की एक्टिविटी बताया हुआ है। आयोनाइज्ड कैल्शियम जब कम होगी, फॉस्फेट जब ज़्यादा होगा, या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है ना वो इनके कम होगा, तो ये सिग्नल जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड्स के पास। पैराथायराइड ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा, वो जाके रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा, वहाँ से 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी और इस तरह जो है ना वो कैल्शियम यूरिन में कम होगा लेकिन फॉस्फेट ज़्यादा निकलेगा। कैल्शियम बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, फॉस्फेट कम होगा और इसका अपना ही नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो जाएगा आपके पैराथायराइड हार्मोन के पास। जो पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी है ना इनका बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड सा फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन आपका मेजर स्टिमुलेटर है विटामिन डी की सिंथेसिस का किडनी में, लेकिन जो विटामिन डी है ना उसका नेगेटिव इफेक्ट है पैराथायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। ये साथ में विटामिन डी की एक्टिविटी बताई हुई है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ना वो 25 डाईहाइड्रोक्सी D3 से 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 ज़्यादा जो है ना वो करवाता है। फिर ये आगे जाके बोन के ऊपर इफेक्ट करता है विटामिन डी और इंटेस्टाइन के ऊपर भी। इंटेस्टाइन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इसकी मौजूदगी में जो है ना वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन होगी विटामिन डी की मौजूदगी में। और बोन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, बोन जो है बोन के ऊपर विटामिन डी जब इफेक्ट करेगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट बोन से ज़्यादा रिलीज़ होंगे, बोन की रिजॉर्प्शन होगी और इस तरह जो है ना वो क्या होगा कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ना वो दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फॉस्फेट कम होगा तो फिर ये वाले एक्शन स्टार्ट होंगे और इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो ये वाले एक्शन जो है ना वो कम, ये सब विटामिन डी के एक्शन होंगे, ठीक है। तो विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं, ठीक हो गया।